तो बच्चों आज हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नाम का चैप्टर पढ़ना है। हमारे साइंस के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद अपवर्तन। तो चैप्टर हमारा टोटल 3 हिस्सों में विभाजित है। जो पहला पार्ट है ना, उसका नाम स्वयं प्रकाश, प्रकाश की प्रवृत्ति को जानेंगे हम कि प्रकाश वास्तविकता में होता क्या है। फिर हम सीखेंगे कि उसका परावर्तन क्या होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का मीनिंग क्या होता है। और फिर हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में 7th या फिर 8th क्लास में थोड़ा बहुत प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रखा है, यानी कि कम से कम आप इन नामों से परिचित तो हो कि परावर्तन किसको बोलते हैं, अपवर्तन किसको बोलते हैं। ना सिर्फ आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, साथ ही साथ हम इन परावर्तनों और अपवर्तनों को अलग अलग पृष्ठों पर देखेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है कि जो परावर्तन होता है वो उसका अर्थ क्या होता है। तो हम अपने किसी भी समतल कांच में अपने प्रतिबिंब को देख लें, इसको हम जनरली परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश की प्रवृत्ति, सबसे पहले प्रकाश की प्रवृत्ति को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इस चैप्टर की शुरुआत में ये समझें कि मैं आप लोगों को और आप मुझे देख पा रहे हो, इसका कारण ही प्रकाश है। अगर इस खिड़की में से प्रकाश नहीं आता, वो आप लोगों के शरीर पर नहीं गिरता, आप लोगों के शरीर से टकरा कर यानी कि परावर्तित नहीं होता और मेरे नेत्रों तक नहीं आता, तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाता। और सेम चीज़ आप लोगों के साथ में भी है। आप लोग भी मुझे इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मेरे ऊपर कहीं से प्रकाश आ रहा है, किसी स्रोत से, चाहे वो स्रोत बल्ब हो, चाहे कोई प्राकृतिक स्रोत हो। मेरे शरीर से वो परावर्तित हो रहा है, आपके नेत्रों तक आ रहा है और आपके नेत्रों में उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है जिससे आप मुझे देख पा रहे हो। मतलब कि अगर प्रकाश नहीं हो, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि इस कमरे में अंधेरा है, पूरी तरीके से बंद है कमरा, तो आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके नेत्र खराब हो गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश कितना महत्व रखता है हमारे दैनिक जीवन में, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे कब, जब प्रकाश नहीं होगा, तब बिना प्रकाश के हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाते। लेकिन प्रकाश के होने पर हम कोई सी भी चीज़ कब देख पाते हैं, जब उस प्रकाश का उस वस्तु पर आना, उससे परावर्तित होना और हमारे द्वारा उसको देखा जाना। मतलब ये प्रकाश के परावर्तन से हम विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उसका कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। भाई आपको बात समझ में? तो एक जनरल बात हो गई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब प्रकाश की कुछ प्रवृत्ति होती है, जैसा कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश किस प्रकार की रेखाओं में गमन करता है, सरल और सीधी रेखाओं में गमन करता है। तो इसका मतलब भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो बच्चों, जब भी किसी वस्तु को के ऊपर प्रकाश गिरेगा, जैसे कि मेरे ऊपर कहीं से प्रकाश आ रहा होगा, तो मेरी छाया बन रही होगी कहीं पर भी। किसी भी वस्तु के ऊपर अगर प्रकाश गिरता है तो उसके पीछे क्या होती है, उसकी छाया होती है। तो मतलब कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, तो मुड़ नहीं सकता। लेकिन एक और प्रवृत्ति होती है प्रकाश की। देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक सुई है और उस सुई के ऊपर हम अपने मोबाइल की टॉर्च की जो लाइट है वो डालते हैं, तो क्या हम उस सुई की बहुत स्पष्ट छाया देख पाते हैं? क्या छाया तो दिखती है, लेकिन वो थोड़ी सी ब्लर दिखती है, धुंधली छाया दिखती है, कुछ क्लियर नहीं दिखता अपने को बैक साइड में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो यहाँ मेरी छाया बन रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। लेकिन अगर एक सुई की छाया बनाने की कोशिश करें प्रकाश के किसी स्रोत के द्वारा, तो क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है ना, वो ब्लर दिखेगी, वो धुंधली सी छाया दिखेगी। इसका कारण क्या है कि प्रकाश जो रहता है ना, वो तीक्ष्ण जो वस्तुएं होती है, जैसे कि सुई हुई या कोई पेंसिल या पेन की नोक हुई, वहां से प्रकाश मुड़ भी जाता है। ये देखिए प्रकाश, बहुत अजीब बात है कि जैसे मान लो ये कोई बहुत तीक्ष्ण वस्तु है, हम इस तरफ से किसी स्रोत से प्रकाश को यहाँ पर इसके ऊपर आपतित करवा रहे हैं, तो जनरली प्रकाश को इससे टकराना चाहिए और पीछे इसकी छाया बननी चाहिए, बड़ी या छोटी जो भी है। लेकिन प्रकाश क्या करता है कि यहाँ से मुड़ जाता है, यानी कि बैंड हो जाता है। तो प्रकाश के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक किरण प्रवृत्ति या तरंग प्रवृत्ति, जिसके अनुसार प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। ये हम और आप लोग जानते भी हैं, प्रकाश की किरणें सदैव सीधी और सरल होती है। एक प्रवृत्ति तो ये हो गई प्रकाश की। हम प्रकाश की दो प्रवृत्तियों को समझेंगे। एक प्रवृत्ति कौन सी हो गई, उसकी तरंग या फिर किरण प्रवृत्ति। एक प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, तरंग या फिर किरण प्रवृत्ति। और एक और प्रवृत्ति होती है उसकी, वो होती है उसकी कण प्रवृत्ति। कण प्रवृत्ति होने के कारण ही, प्रवृत्ति का मतलब होता है नेचर, उसका स्वभाव। तो प्रकाश दो प्रकार के स्वभाव प्रदर्शित करता है। पहला स्वभाव तो कौन सा हो गया कि वो तरंग या फिर किरण के रूप में, यानी कि वो सीधा गमन करेगा, सीधी सरल रेखा में जाएगा। और स्वाभाविक रूप से हम यही जानते हैं कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में आता है। जैसे वहां पर धूप आ रही है, मान लो हमारे रूम के अंदर वहां पर धूप आ रही है, तो सूर्य से चलने वाली किरणें बिल्कुल सीधी सरल रेखा में गमन करते हुए खिड़की से होते हुए वहां पर आ रही है, वो मुड़ी क्या कहीं पर,
प्रकाश को मुड़ना हम सोच ही नहीं सकते कि प्रकाश मुड़ता कैसे होगा, लेकिन सुई वाले एग्जांपल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश तो मुड़ता है, नहीं तो सुई की बिल्कुल स्पष्ट छाया बननी थी, बिल्कुल डार्क छाया, लेकिन नहीं बनती। तो मतलब प्रकाश क्या है कि मुड़ भी सकता है। तो अगर प्रकाश किरण या तरंग वाली प्रवृत्ति भी रखता है और प्रकाश कण वाली प्रवृत्ति भी रखता है, तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है। तो प्रकाश का मुड़ जाना, उसकी कण प्रवृत्ति के चलते उसका मुड़ जाना एक उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी खूबी कहलाता है, विशेषता कहलाता है, जिसे कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश किरणें किसी तीक्ष्ण वस्तु से टकरा करके मुड़ जाती है, तो उनका मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। अब मतलब प्रकाश के पास टोटल दो प्रवृत्ति हो गई। कौन कौन सी प्रवृत्ति हो गई, एक तो तरंग या किरण वाली जिसमें वो सीधी सरल रेखा में गमन करता है, एक कण वाली जिसमें तीक्ष्ण वस्तुओं से पार होते हुए मुड़ जाता है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों को मिलाकर एक सिद्धांत बना प्रकाशिकी का, जिसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के नाम याद रखिएगा, क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं इसको। मतलब कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है, इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं। दोहरी प्रवृत्ति कौन सी, एक सीधी सरल रेखा में किरण की तरह गति करना और एक कणों के रूप में मुड़ जाना। कणों की बौछार अगर होगी तो वो तो मुड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर एक सीधी सरल रेखा के रूप में तरंग चल रही है तो वो नहीं मुड़ेगी। तो प्रकाश दोनों प्रवृत्तियों को रखता है। हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत ये कहता है कि बुक में लिखा हुआ भी, अभी मैं पढ़ के भी आप लोगों को बताऊंगा। ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश ना तो सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ना ही वो कण के रूप में मुड़ता है। इन दोनों प्रवृत्तियों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत। तो ये क्वांटम थ्योरी सिर्फ अपने को इसका इतना, ये दो लाइनें याद रखनी है कि प्रकाश दो तरह की प्रवृत्ति रखता है। इससे ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना हम लोग को, क्योंकि वो हम हायर क्लासेस में जब आप लोग 11th-12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तब आप लोग इस चीज को जानेंगे कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति किस प्रकार रखता है। तो ये जितनी भी चीज हमने अभी तक पढ़ी है, ये सारी की सारी आपके बुक के जो पेज है आपका फर्स्ट वाला इस चैप्टर का, उसमें आप लोग इन सब चीज़ों की डिटेल पढ़ लेंगे, जो मैंने आपको अभी तक जो बताया है, थ्योरी जो भी बताई है। अब जब हम अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं, तो अगले वाले टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। मैंने आपको बताया था ना, चैप्टर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में। एक प्रकाश की खुद की विशेषता, दूसरा परावर्तन और तीसरा अपवर्तन। तो हमने प्रकाश की विशेषताओं को समझ लिया, प्रकाश की प्रवृत्ति, उसके नेचर को समझ लिया कि प्रकाश किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, दोहरी प्रवृत्ति, यानी कि और इस दोहरी प्रवृत्ति के आधार पर बना हुआ सिद्धांत कौन सा है, क्वांटम सिद्धांत। शब्द को याद रखो, प्रकाश के मुड़ जाने को क्या बोलते हैं, विवर्तन। प्रकाश का मुड़ जाना है, प्रकाश के कणों का मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, जिसमें वो कौन सी कैसी प्रवृत्ति रखता है, दोहरी, ठीक है ना, ड्यूअल नेचर रखता है। ड्यूअल नेचर मतलब कि वो सीधे किरण के रूप में भी चलेगा और वो कणों के रूप में मुड़ भी जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर। और इस आधार पर इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया, क्वांटम सिद्धांत। छोटी छोटी बातें हैं जो चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमें रिमेंबर कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। तो जब भी एग्जाम में या मतलब इंसिडेंटली कोई पूछ ले तो हमें पता रहे कि क्वांटम सिद्धांत का मीनिंग क्या होता है, विवर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का अर्थ क्या है, प्रकाश किस प्रकार का स्वभाव रखता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब परावर्तन में हम लोग को सबसे पहले परावर्तन का बेसिक समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले चूंकि मैंने बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर में या इसके अगले चैप्टर में हम कुछ चीज़ों का कारण पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। आप लोगों ने दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के बनने को समझा है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता ही है, तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वो क्यों बनता है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। दूसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान है आप में से बहुत कम बच्चे ये जानते होंगे कि तारों के टिमटिमाने का मीनिंग क्या होता है। अभी मैं क्योंकि आपसे पूछ तो सकता नहीं हूँ, लेकिन जब वीडियो बंद कर देंगे तब मैं आपसे पूछूंगा भी कि तारों के टिमटिमाने का मीनिंग क्या होता है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसका कारण हम अगले चैप्टर में जानेंगे, लेकिन इसी प्रकाशिकी में समझेंगे कि तारे टिमटिमाते क्यों। इंद्रधनुष के सुंदर रंग हमको क्यों नजर आते हैं। इंद्रधनुष में वैसे तो हम 3 रंगों को देख पाते हैं, होते उसमें कितने रंग हैं, 7 रंग। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों का बनना क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है ना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सुबह और शाम के वक्त जब सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय आकाश का रंग लाल या फिर केसरिया क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे भौगोलिक घटनाएं हमारे आसपास होती है उन सब का हम कारण पता करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम
हमने देखी तो है, सुनी तो है, हम जानते तो है, लेकिन उनका कारण नहीं पता हम लोग को। तो वो कारण हम इस चैप्टर में और इसके अगले चैप्टर में पता कर लेंगे। इसके अगले चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें हम नेत्र की संरचना, नेत्र के बारे में, और नेत्र के द्वारा हम जो भी चीजें देखते हैं इस दुनिया में, जो भी रंग बिरंगा संसार है, हमारे आसपास के जितने भी कलर्स हैं, उन सब चीजों की डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो परावर्तन शुरू करते हैं अपन लोग। परावर्तन में हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले समतल दर्पण से परावर्तन को समझना है। एक समतल दर्पण जो है उससे परावर्तन किस प्रकार होता है, फिर मैं आपको आगे भी जानकारी देता हूँ। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन का मीनिंग क्या होता है? परावर्तन का मीनिंग ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है, माध्यम का मतलब जैसे कभी भी मैं टिपिकल हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करूं, माध्यम, तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब भी प्रकाशिकी की बात होती है तो माध्यम का अर्थ होता है, क्योंकि प्रकाश हर चीज में ट्रैवल कर सकता है, आ जा सकता है। जैसे आपके और हमारे बीच में क्या है, वायु है, वायु के बीच में आ जा रहा है। अगर कहीं पानी होता है तो पानी के अंदर भी हम चीज़ों को, अगर बिल्कुल साफ सुथरा पानी है तो वहाँ भी हम पानी के नीचे जो रखी हुई वस्तु रहती है, जैसे मान लो कोई तालाब है जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ है, तो हम नीचे रखे हुए पत्थरों को देख पाते हैं, उसमें विचरण कर रहे जीव जंतुओं को देख पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा पानी होता है। तो मतलब हम पानी में भी वस्तुओं को देख सकते हैं, वायु में भी वस्तुओं को देख सकते हैं, कांच यानी कि दर्पण में भी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मतलब इन सबको क्या कहा जाता है, माध्यम। तो मैं प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को बता रहा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी सरफेस पर टकराती है, किसी सतह पर टकराती है, सतह मतलब आपका शरीर हो सकता है, ठीक है ना, ये दीवार हो सकती है, या फिर हमारा बोर्ड हो सकता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी सतह पर टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये वाली परिभाषा आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये वाली परिभाषा आप लोग जानते हैं कि परावर्तन का मीनिंग क्या होता है। प्रकाश कहीं किसी स्रोत से आया, आप लोगों के शरीर से टकराया और टकरा करके उसी माध्यम में वायु से आया और वायु में वापस लौट गया। अब वो लौट गया फिर मेरे नेत्रों तक आ रहा है, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसी एक माध्यम से प्रकाश किरणों का आना और उसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम कुछ इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई सतह है, मान ले कि ये कोई समतल दर्पण है, दर्पण मतलब कांच जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो ये कोई दर्पण है, इसमें नीचे की तरफ पॉलिश को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉलिश का मतलब ये है कि उसमें बैक साइड में पॉलिश कर दी जाती है ताकि उसका कोई एक सरफेस परावर्तक तल बन जाए जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें। भाई एक कांच होता है जिसको हम शीशा बोलते हैं, जैसे इस खिड़की में लगा हुआ है, हम इसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन जिस कांच में, जिस शीशे में, जिस दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, उस दर्पण में हमको आर पार दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो मतलब वो पारदर्शी नहीं होता, वो परावर्तक होता है। ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, एक होता है पारदर्शी जिसके पार देखा जा सके, और एक होता है परावर्तक जिसमें खुद को देखा जा सके या किसी वस्तु को देखा जा सके। तो हमने इसको परावर्तक बनाया है। तो ये परावर्तक तल है, हम इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। अब ये परावर्तक तल है, कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से, भाई प्रकाश किरणें हमेशा किसी न किसी स्रोत से निकलती है। इस कमरे के अंदर जो प्रकाश किरणें आ रही है वो इन बल्ब से आ रही है, या फिर पीछे खिड़की में सूर्य के प्रकाश के रूप में आ रही है। प्रकाश किरणें कहीं से भी आती है तो किसी न किसी स्रोत से आती है। तो किसी स्रोत से चलकर कोई प्रकाश किरण किसी सरफेस पर यानी कि किसी सतह पर आई। अब आई बहुत जनरल वर्ड हो गया, लेकिन साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं आपतित हुई। ये शब्द भी सुन रखा होगा, आपतित किरण बोलते हैं इसको। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। तो कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से चलकर किसी माध्यम में किसी परावर्तक तल पर आती है तो हम उसे आपतित किरण कहते हैं। तो कोई किरण यहाँ पर आपतित हुई किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु है जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई। वर्ड में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आई को मैं आपतित किरण बोल रहा हूँ क्योंकि है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोग याद रखेंगे ना तो आपको परिभाषाएं बनाने में परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल। जैसे कोई किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल के बिंदु पर आपतित होती है। अब मैं डायरेक्ट अगर इसको बोलूँगा तो आप लोग दो चार शब्दों तो भूल ही जाओगे, काफ़ी सारे शब्द हैं जो टिपिकल है यहाँ पर, लेकिन सुनते जाइए और थोड़ा थोड़ा मनन करते जाइए, याद रखते जाइए। जितने आप कॉन्शियस रहेंगे उतना आप याद रख पाएंगे। और बिल्कुल रिलैक्स मोड में नो टेंशन होकर के समझिए, कोई ज़्यादा टिपिकल मामला नहीं है। ये सारा सब कुछ भी फ्री होने के बाद में जब आप लोग मुझसे कहेंगे कि एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा पूरा A to Z। तो नो टेंशन होकर के समझिए, ठीक है ना, रिलैक्स मोड में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक प्रकाश किरण आपतित हुई, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता होगा, तो उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है,
आपतन बिंदु। तो इस बिंदु पर आपतित हुई तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित हो गई। अब परावर्तन की परिभाषा क्या कहती है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल पर आपतित होती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, फिर से उसी माध्यम में चली जाएगी, तो उसी माध्यम में जाएगी मतलब कि वो इस तरीके से निकल जाएगी, मतलब आई, टकराई और चली गई, तो उसी माध्यम में उसका लौट जाने क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो ये वाली किरण वापस गई है, इसलिए इस वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। तो इस वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण, क्योंकि ये आने वाली किरण। और इस वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण, क्योंकि ये जाने वाली किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात निकल जाने वाली किरण होती है। तो एक आपतित किरण हो गई, एक परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और तीसरी चीज होती है जो मान ली जाती है, इमेजिन की जाती है, उसे कहा जाता है अभिलंब, ठीक है ना। इसका भी नाम सुना होगा, ये शब्द कहीं ना कहीं रिकॉल हो रहे होंगे क्योंकि छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा है हमने ये सब कुछ, शायद 8th या फिर 7th में पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं पढ़ा है, पर 8th या फिर 7th में पढ़ा है आप लोगों ने। तो अभिलंब किसको बोलते हैं? आज आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि अभिलंब किसको कहा जाता है। जो तल होता है ना, जहां से परावर्तन हो रहा है, उस तल पर लंबवत खींची जाने वाली एक रेखा को हम अभिलंब बोलते हैं। परावर्तक तल पर लंबवत खींची जाने वाली रेखा, मान लो कि ये जो मैंने परावर्तक तल बनाया है, ध्यान से सुनना बच्चों, लंबवत का मीनिंग क्या होता है? जो समकोण बनाए, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम बोलते हैं लंबवत, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये परावर्तक तल मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है ना, क्षैतिज रूप में बनाया, अगर इस परावर्तक तल को मैं ऐसे बनाता, ये टेढ़ा होता, तो जो अभिलंब बनता ना, वो भी ऐसे बनता। मतलब अभिलंब हर हाल में परावर्तक तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर परावर्तक तल ऐसा है तो अभिलंब उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अगर वो ऐसा टेढ़ा है तो वो अभिलंब भी उसके अनुसार टेढ़ा हो जाएगा। तो अभिलंब का लेन देन ना तो आपतित किरण से होता है ना परावर्तित किरण से होता है, उसका लेन देन किससे होता है? परावर्तक तल से। किससे होता है? परावर्तक तल से। और क्या संबंध होता है उसका परावर्तक तल से? अभिलंब हमेशा परावर्तक तल पर लंबवत होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। तो मतलब ये मैं अभी कोण बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी कोणों से आपको परिचित करवाना है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब इस परावर्तक तल पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, सीधा है लंबवत इसके, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? अभिलंब। कितने शब्द हम लोगों ने सीख लिए यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण। आने वाली को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। वापस निकल जाएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जिस तल पर आएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। जिस बिंदु पर टकराएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से लंबवत एक जो आभासी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब। ये मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा नोट लेके मत सुनो उसको, जैसे मैंने बोला कि परावर्तक तल पर आपतन बिंदु के ऊपर लंबवत रेखा को जो कि आभासी होती है उसको बोला जाता है अभिलंब। तो नोट लेके मत सुनो उसको। अभिलंब की कोई कभी परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे कि अभिलंब की परिभाषा क्या होती है, पर मैं बार बार ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपकी साधारण भाषा में समाहित हो जाए। तो आपको ना जब भी आप उत्तर बनाएंगे तो आपको यार उसको क्या बोलते थे और उसको क्या बोलते थे वो याद नहीं करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड आपको दिमाग में आ जाएगा कि इस चीज को अभिलंब बोला जाता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप अपनी भाषा में भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, अपनी ऑन लैंग्वेज में। अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गई। अब दो तीन चीजें और बची हुई है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये किरण कौन सी है इसका नाम बताओ जरा। आपतित किरण, ये वाले इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनाया जा सकता है, ये वाला कोण। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसको? आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण बना रही है ना, तो इस कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। तो आपतन कोण को छोटे आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर ये वाली किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोला जाएगा परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण कहलाता है। और क्योंकि परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसका पहला लेटर आर है, तो इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आर से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण होते हैं। तो हम अभी तक क्या समझ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। अभी खत्म नहीं हुआ, कम से कम 2 दिन चलेगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना।
कम से कम आज के बाद में 2 दिन चलेगा, 2 क्लासेस और होंगी जिसमें परावर्तन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो वो परावर्तन है जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हम अभी तो रिवीजन ही कर रहे हैं पिछली कक्षाओं का। अब इस चैप्टर में इस कक्षा में हमको परावर्तन में क्या पढ़ना है वो तो अभी शुरू ही नहीं किया है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तक तल, ये नाम आपको अपने दिमाग में रखने हैं क्योंकि हर जगह इनका उपयोग हम लोग करेंगे। अब 2 नियम होते हैं परावर्तन के, ठीक है ना, कोई अगर जानता हो चलो फिर बाद में क्लियर करेंगे उसको, मैं बता देता हूँ। 2 नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो सदैव बराबर होता है। याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, जो पहला नियम होता है, मैं आपको इसको बाकायदा शीर्षक के रूप में बता देता हूँ, परावर्तन के नियम। तो जो पहला नियम है वो ये होता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, आई और आर सदैव बराबर रहेंगे। ये पहला नियम होता है परावर्तन का, जो आपको जनरल बात है, याद भी रख सकते हो आप लोग, कभी भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाएंगे तो वो सदैव बराबर होंगे। और जो दूसरा नियम होता है वो ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सिर्फ 2 नियम होते हैं परावर्तन के, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होने का अपन जनरल मीनिंग बनाए तो उसका मीनिंग ये होगा कि वो एक ही सीध में होते हैं। इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। मान लो कि मेरे पास ये कोई लेजर लाइट है, ओके। अब इस लेजर लाइट से लाइट निकल रही है, यानी कि प्रकाश निकल रहा है और इस सरफेस पर यहाँ कहीं पर आपतित हो रहा है, तो ये तो हो गई आपतित किरण। यहाँ से इस सरफेस से क्या होगा, परावर्तन, तो यहाँ से वो प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित। तो मान लो कि मैं इस सीध से लाइट रे को यहाँ पर इंसिडेंस करवा रहा हूँ, यानी कि आपतित करवा रहा हूँ, तो परावर्तित किरण भी इसी दिशा में इसी सीध में निकलेगी ना, और अविलंब भी इसी सीध में होगा। तो यही दूसरे नियम का मीनिंग है। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित करवाई तो वो प्रकाश किरण इधर निकल जाएगी, उसकी दिशा भटक जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो बस इसी चीज को हम बोलते हैं एक ही तल में स्थित होना। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही सीध में स्थित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये 2 नियम है आप लोगों के लिए प्रकाश के, परावर्तन के। ये पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अभी तक परावर्तन के बारे में आप लोगों ने जो भी जानकारियां ली है वो सब शुरू से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी तल पर आपतित होती है तो टकरा कर वो उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये हो गई परिभाषा। दूसरी बात, आने वाली किरण को, यानी कि जो प्रकाश किरण टकराती है उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जो टकरा कर लौटती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तक तल पर लंबवत स्थित एक आभासी रेखा को अविलंब कहा जाता है। परावर्तक तल के उस बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, हर स्थिति में बराबर होंगे, चाहे सरफेस किसी भी प्रकार का हो, समतल हो या ना हो। ये समतल सरफेस है, परावर्तक तल समतल है, पर अगर परावर्तक तल आड़ा टेढ़ा भी होता तो भी हर स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये नियम है जो कभी बदलते नहीं है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होने का मतलब एक ही सीध में स्थित होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है परावर्तन को लेकर, ठीक है। अब हम वो परावर्तन सीखेंगे जो परावर्तन हम लोगों को इस चैप्टर में यानी कि 10th में पढ़ना है, ठीक है।